ये इश्क है द्वितीय भाग 2। निम्मो के मना करने के बावजूद भी गुड्डू उसका नाम गिद्दे के लिए लिखवा देती है, क्योंकि निम्मो पहले बहुत अच्छा डांस करती थी, जो कि अब उसने पूरी तरीके से छोड़ दिया है। गुड्डू के ऐसा करने से निम्मो उस पर बहुत नाराज होती है ताकि वो उसका नाम ना लिखवाए, पर गुड्डू ने भी ठान लिया है कि निम्मो की जिंदगी की गाड़ी जो ट्रैक से निकल गई है उसे ट्रैक पर बिठाकर रखेगी, इसलिए वो अपनी तरफ से कोशिश करती रहती है। अभी भी वही कर रही थी। रत्नावली में डांस परफॉर्मेंस के बहाने ही सही निम्मो सबसे घुलेगी मिलेगी, बात करेगी। जो उदासी का लबादा वो ओढ़े रहती है, थोड़ी देर ही सही उसे वो फेंकना पड़ेगा। और वो भी तो तरस गई है निम्मो के पहले वाले रूप को देखने के लिए। इसके साथ निम्मो को भी एहसास होगा कि अपने शौक का गला घोंटकर वो ठीक नहीं कर रही है। जब राजबीर भैया उसके बगैर रह रहे हैं तो उसे भी सामान्य जिंदगी की तरफ लौटना चाहिए। गुड्डू तो ये सोचकर ही कह रही है, बाकी देखो उसकी कोशिश क्या रंग लाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आज कॉलेज का दिन अन्य दिनों जैसा ही था, बस फर्क ये था कि लगातार 2 लेक्चर खाली जाने वाले थे। दरअसल इकोनॉमिक्स के लेक्चरर की ट्रांसफर हो गई है, तो उनकी जगह कोई और आएगा। जब तक आए नहीं तब तक पीरियड खाली रहेगा। गुड्डू सहेलियों संग कैंटीन में जाने लगी तो निम्मो ने लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने की इच्छा जताई, पर अब गुड्डू उसको अकेली नहीं छोड़ना चाहती थी, तो जिद करके निम्मो को भी अपने साथ कैंटीन ले आई। 4-5 लड़के लड़कियों का यह ग्रुप एक राउंड टेबल पर बैठकर खाने पीने के साथ हंसी मजाक और गिद्दे और भांगड़े की कैसे तैयारी की जाए इस डिस्कशन में मशगूल था। निम्मो को उसकी बातों में तनिक भी दिलचस्पी नहीं थी, तो जल्द ही उकता गई और वॉशरूम जाने के बहाने उठ गई। वो वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद आई तो आते हुए हाथ हैंकी से साफ करती आ रही थी, तो उसका ध्यान अपने में ही था। तभी एक टेबल के सामने से गुजरते हुए वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। उसके गिरते ही उस टेबल पर बैठे लड़के लड़कियां उसे देख हंसने लगे। निम्मो गिरी तो कैंटीन में उपस्थित सभी लोग उधर ही देखने लगे। निम्मो झप गई। वो बहुत असहज महसूस कर रही थी। निम्मो को पता चल गया था कि वो खुद नहीं गिरी, बल्कि जानबूझकर पैर अड़ा कर गिराया गया है। गुड्डू ने देखा तो वो दौड़ती दौड़ती उसके पास गई और उसके हाथ का सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगी। निम्मो असहज हो गई थी। क्या हुआ, कैसे गिर गई, चोट तो नहीं आई? गुड्डू चिंतित हो पूछने लगी। नहीं, मैं ठीक हूँ, निम्मो ने जवाब दिया। अरे देखो देखो, बहन जी गिर गई। बेचारी कनिका कैसे दौड़ती दौड़ती आ गई। आवाज सुनकर गुड्डू और निम्मो उस तरफ देखने लगी। कुर्सी में पैर लंबे किए हुए रोनी बैठा था। उसने ही निम्मो को गिराया था। पिता क्षेत्र के विधायक है तो बेटा खुद को यहाँ का राजा समझता है और बाकी लोगों को अपना गुलाम। कुछ चमचे लोग जो हर जगह हड्डी देख जीभ लपलपाने लगते हैं और चापलूसी में जी हुजूरी से लेकर पैर के तलवे चाटने तक का काम करते हैं। ऐसे लोगों के झुंड से घिरा वो खुद को शाशा से कम नहीं समझता है। कंधे तक लंबे बालों को रबर बैंड से आधा बांधा आधा खुला छोड़कर रखता है। मुंह हर टाइम चिंगम चबाते हुए, आंखों पर महंगे गॉगल्स, ब्रांडेड कपड़े और जूते पहन वही उसी प्रकार अकड़कर घूमता प्रतीत होता है जैसे कोई हट्टा कट्टा देसी मुर्गा कलगी उठाए अकड़ कर चलता है। महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगे गाड़ियों के साथ जेब में पिस्टल रखना उसका शौक भी है और कॉलेज में रौब जमाने का माध्यम भी, जिसकी वजह से उसके चमचे उसके आगे पीछे घूमते रहे और कॉलेज में उसका खौफ भी बरकरार रहे। वैसे तो हरियाणा की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में गैंगवार और छात्रों की राजनैतिक गुटबाजियों की वजह से होने वाली हिंसा को रोकने के मकसद से ही कई वर्षों से विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र संगठन चुनावों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, पर फिर भी राजनैतिक गुंडागर्दी किसी न किसी रूप में हर जगह देखने को मिल ही जाती है। रोनी उसका उदाहरण है। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और मजे लेने के लिए उसने निम्मो के आगे जानबूझकर पैर अड़ाया ताकि वो गिरे और उन्हें उस पर हंसने का मौका मिले। निम्मो वैसे भी अब चुपचाप रहती थी तो उसे सीधी साधी समझती है, तो उसका मजाक भी उड़ता है। गुड्डू को निम्मो की मदद के लिए आया देख वो कुर्सी से खड़ा हो चलता हुआ उसके पास ही आ गया। कनिका,
इस बहन जी को गांव के खेतों से उठाकर ले तो आई, पर शहर के तौर तरीके और चलना भी सिखा देना था। इसे तो ढंग से ना बोलना आता है और ना चलना, कहकर वो ठहाका मारकर हंसा तो उसके साथ ही चमचे भी हंसने लगे। रोनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे ऐसे बोलने की? गुस्से से गुड्डू उठकर उसके पास जाने लगी तो निम्मो उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं गुड्डू, इसके मुंह मत लग, ये बहुत गंदा है। नहीं, मुझे मत रोको, आज तो इसको सबक सिखा के रहूंगी। समझता क्या है खुद को? इसने आपको जानबूझकर गिराया। गुड्डू गुस्से से उसके सामने से आ गई। तुमने जानबूझकर पैर अड़ाकर नमिता को गिराया और अब उस पर हंस रहे हो? शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? और रही बात गांव से आने की, उसने मेरिट के बेस पर कॉलेज में एडमिशन लिया है, तुम्हारी तरह सिफारिश कोटे से नहीं। और रही बात गांव से होने की, तो हम गांव से बेशक है, पर तुम्हारे जैसे शहरी चूजे से हम कई गुना बेहतर है। गुड्डू उसे लताड़ते हुए बोली, पर उस पर कोई असर न था। उल्टा वो अपने दोस्तों के झुंड में खड़ा होकर उनका मजाक उड़ाता रहा। हमें चूजा बोल रही है। ये कोई समझाओ इसे, रोनी की खोपड़ी खराब हुई तो इसका खोपड़ी उड़ा देगा। जो तुम्हारी इस धमकी से डरता है उनको डराओ, मैं नहीं डरती। गुड्डू उसके साथ ज्यादा उलझने लगी तो निम्मू घबरा गई। वो उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। गुड्डू, मत ना उलझ इससे, यो बहुत खतरनाक है। चल क्लासरूम में चलते हैं। वो उसका हाथ खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगी, पर गुड्डू उसको सबक सिखाने के लिए वो उसकी शिकायत प्रिंसिपल से करना चाहती थी। उसने प्रिंसिपल का नाम लिया तो वो लोग जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे। झगड़ा बिगड़ता देख निम्मू गुड्डू का हाथ खींचकर उसे अपने साथ क्लासरूम में ले आई तो गुड्डू उस पर गुस्सा करने लगी। भाभी, मुझे क्यों खींच कर लाई? उसने आपके साथ बदतमीजी की, आज तो मैं उसको सबक सिखा कर रहती। समझता क्या है वो खुद को? उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको गिराने की? गुस्से से उसके गोरे गालों पर लाली उभर आई और चेहरा तमतमाता हुआ। गुड्डू, तुझे मेरी कसम, तू उससे और नहीं उलझेगी। क्यों भाभी, क्यों नहीं उलझना? उसने आपको जानबूझकर गिराया और आपकी इंसल्ट भी की। कोई बात नहीं, मेरी की है, तेरी तो नहीं। आपकी इंसल्ट मेरी भी इंसल्ट है। चुप हो जाना गुड्डू, शांत हो ले, जो होना था हो लिया, मट्टी डाल सब बाता पर। और उस रोनी पर भी, पता है ना, उस रोनी ते सब डरा करे है, फिर हम क्यों पंगा लेवेंगे? कोई उससे उलझना नहीं चाहता, तभी उसकी इतनी हिम्मत बढ़ रही थी। पलटकर जवाब मिल गया तो दोबारा ऐसे कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचेगा। गुड्डू, उससे पंगे मत ले। पता है ना पिछले साल उसने उस लड़की के साथ क्या किया था जिसने उसकी छेड़खानी की शिकायत प्रिंसिपल से की, इसलिए तू भी चुप हो जा। निम्मू गुड्डू को चुप कराते हुए बोली। बहुत समझाने पर आखिर वो शांत हुई। कॉलेज खत्म हुआ तो दोनों घर आने के लिए पार्किंग में आई। गुड्डू वहां से स्कूटी बाहर निकालती है तो निम्मू भी उसके पीछे बैठ जाती है। गुड्डू स्कूटी यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकाल रोड पर उतारती है और घर की तरफ मोड़ देती है। स्कूटी चलाते थोड़ी देर हुई थी कि तभी उसकी स्कूटी के आगे एक मॉडिफाइड जीप आ गई। अचानक जीप के सामने आने से स्कूटी उससे जोर से टकरा गई, जिस वजह से गुड्डू को चोट लगते लगते बची और उसका बैलेंस बिगड़ गया। पर वो किसी तरह स्कूटी को सीधा करके सीधा खड़ा रखने में कामयाब रही, किंतु निम्मो पीछे थी तो वो संभल नहीं पाई और उछल कर नीचे गिर गई, जिससे उसकी कोहनियां छिल गई। ये एरिया भीड़ भाड़ से दूर था, इस वजह से रोड पर ट्रैफिक कम था, लोगों की आवाजाही भी कम थी, तो कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। जीप वाले की इस हरकत पर गुड्डू को बहुत गुस्सा आया। वो स्कूटी एक साइड खड़ी करती है और जीप वाले को कोसते हुई आगे आई तो जीप ड्राइवर पर नजर पड़ते ही सन्न रह गई। रोनी था और उसके साथ उसके चमचे। क्यों नाराज हो रही हो कनिका मैडम? वो आंखों पर अपने गॉगल्स को उंगलियों से नीचे नाक तक सरकाता हुआ मुंह में चिंगम चबाते हुए बोला। तुम जानबूझकर हमारी स्कूटी के आगे आए हो? गुड्डू का पारा उसे देख 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था, तो वो गुर्राती बोली। हाँ तो देखो रोनी, अपनी ये दादागिरी मेरे आगे तो झाड़ना मत, वरना बहुत पछताओगे। क्या कर लोगी तुम? बहुत कुछ कर सकती हूँ, समझा ना? तुम बाद में कर लेना जो करना है, पर मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ।
कहकर वो एक हाथ उसके गाल पर छूने बढ़ता है तो गुड्डू उसका हाथ पकड़कर झटक देती है। उसकी ऐसी हरकत पर गुड्डू के तेवर भी सख्त हो गए और अब वो उससे उलझने लगी। नौबत गाली गलौज तक आ गई। गुस्से में गुड्डू भी उल्टा सीधा बोलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रही थी। निम्मो ने उसकी तेवर देखे तो डर गई। उसके पास आ गई और उसे शांत करती वापस ले आई। रोनी ने भी गुस्से में जीप स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। वो चला गया तो निम्मो ने राहत की सांस ली। वो थोड़ी दूर पर खड़ी हो गई और गुड्डू स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। तभी उसे अपने मिरर में कुछ ऐसा दिखा कि उसके होश पख्ता हो गए। वो बिजली सी तेज गति से स्कूटी छोड़ उतरकर साइड हुई कि रोनी की जीप फुल स्पीड में आई और स्कूटी को टक्कर मारकर आगे बढ़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी हवा में उछलकर दूर जाकर गिरी और उसके परखच्चे उड़ गए। निम्मो ने ये सब देखा तो उसकी जोर से चीख निकल गई। अगर गुड्डू एक सेकंड भी देर करती तो स्कूटी के साथ वो भी उड़ गई होती और उसके परखच्चे उड़ गए होते। वो भी डर के मारे हक्की बक्की खड़ी थी और निम्मो तो थर-थर कांप रही थी। दोनों वैसे भौचक्की खड़ी थी कि वो जीप दोबारा वापस आई और उनके सामने खड़ी हो गई। रोनी अठास करके हंस रहा था। उसने गुड्डू की तरफ देखा जिसकी आंखें भय से पसर गई थी और आंखों में आंसू थलथला आए थे। तुम्हारी स्कूटी तो गई पर अफसोस तुम बच गई। अब कल से कॉलेज पैदल आना या फिर अपने गांव से बैलगाड़ी मंगा लेना, वही तुम्हारे लिए बेटर है। रोनी के सामने खड़े होने की औकात नहीं है तुम्हारी और तुम चली हो रोनी से उलझने। ये बस एक बार चेतावनी दी है तुम्हें कि रोनी से उलझने का अंजाम क्या हो सकता है। आई थिंक तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा कि वक्त रहते स्कूटी न छोड़ती तो स्कूटी की तरह तुम्हारे भी परखच्चे उड़े होते। आइंदा कभी रोनी से पंगा मत लेना वरना अगली बार ये सब बीच रोड पर भी हो सकता है। कहकर वो उंगली से बंदूक का निशाना बनाकर उसकी तरफ करता है और हंसता हुआ जीप आगे बढ़ा देता है। दोनों काफी देर अवाक खड़ी रही। निम्मो तो डर के मारे कांप रही थी। गुड्डू भी भौचक्की खड़ी थी। कुछ देर बाद तो जमीन पर ही बैठ गई। अगर एक पल की भी देर होती तो उसके साथ क्या हो सकता था। इतने में वहां लोग भी जमा होने लगे। ट्रैफिक पुलिस भी आ गई। स्कूटी की हालत देख उन्होंने स्कूटी रिपेयर सेंटर भेज दी और उनसे पूछताछ करने लगी। कैसे हुआ ये सब, जरा डिटेल में बताइए, इंस्पेक्टर पूछने लगा। गुड्डू सच बताने वाली होती है कि निम्मो उसका हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा करती है। ना इंस्पेक्टर साहब, हमने ना पता, हम काम से गई थी कि स्कूटी यहाँ पर खड़ी थी, कोई टक्कर मारकर चला गया। ओके, पर गाड़ी तो देखी होगी जिसने टक्कर मारी होगी। जी, वो मॉडिफाइड जीप थी। ठीक है, हम पता करते हैं, अब तुम घर जा सकती हो, इंस्पेक्टर बोला तो वो दोनों ऑटो से घर आ गई। माँ उन्हें ऑटो में आया देख घबरा गई तो कई प्रश्न एक साथ पूछने शुरू किए। क्या हुआ गुड्डू, तुम ऑटो से क्यों आई? माँ का उन्हें यूं देखकर डर के मारे घबराहट से गला सूख रहा था, पर गुड्डू चुप थी। बोलती क्यों ना है? माँ उस पर बिफरती बोली, पर गुड्डू कुछ नहीं बोली और आकर चुपचाप बैठ गई। जब वो कुछ ना बोली तो वो निम्मो से असल बात जानने पूछने लगी। तू बोल निम्मो, क्या हुआ? वो चाची, वो निम्मो अटक अटक कर बोल रही थी। वो एक्सीडेंट हो गया था। क्या? हाँ, तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं आई? वे घबरा कर उसका हाथ पकड़कर देखने लगी। देखा तो निम्मो की कोहनियां छिल गई थी। उसको देखने के बाद वो गुड्डू को देखने लगी कि चोट तो नहीं आई। उनकी घबराहट देख निम्मो बोली, मत ना परेशान हो चाची, हम ठीक है, वो बस स्कूटी को ही नुकसान हुआ। छड़ पड़ने, स्कूटी ने जान दे, दूसरी आ जावेगी। तुम तो ठीक हो ना? हाँ चाची, हम ठीक है। मम्मी, मुझे आपसे घर चलकर कुछ बात करनी है। अचानक गुड्डू को जैसे कुछ याद आया। क्यों? मुझे गाड़ी चाहिए कॉलेज जाने के लिए। गाड़ी का क्या करेगी? स्कूटी ठीक हो जावेगी, ना हुई तो दूसरी ले आवेंगे। नहीं, मुझे गाड़ी चाहिए, वो भी आज ही। आज ही? ऐसी क्या जल्दी है? आप रहने दो, मैं पापा से बात करती हूँ, कहती वो अपने पापा को कॉल लगाती है। कैसी से मारी गुड़िया रानी? गुड्डू का कॉल रिसीव करते हुए पापा के स्वर में मिठास थी।
ठीक हूँ पापा, पर आप आज ही इधर आ जाओ, रणदीप भैया को भी साथ ले आना। आज ही? पर इतनी तावली क्यों हो रही है? कल आ जावेंगे। नहीं, आज ही आ जाओ, मुझे नई गाड़ी चाहिए, आज ही। गाड़ी का क्या करेगी? थारे पास स्कूटी से। वो टूट गई। क्या कहवे है? कैसे? एक्सीडेंट हो गया। क्या? तू ठीक तो से ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ से रणदीप को गाड़ी के साथ भेज देता हूँ। जब तक स्कूटी ठीक होती है तुम उसी में चली जाना। और जरा अपनी माँ ने फोन दिए मन ने बात करनी से कर लेना, पर मुझे गाड़ी चाहिए। के जिद कर रही से? हुआ के है? क्यों ऐसे जिद कर रही से? आप ये बताइए कि आप मुझे गाड़ी दिलाएंगे कि नहीं, और आज यहाँ आ रहे हैं या नहीं। आप नहीं दिलाओगे तो मैं ताऊ से बात करूंगी। गुड्डू गंभीर थी। चल ठीक है, मैं पूछूं भैया से। पूछना नहीं है, मुझे नई गाड़ी चाहिए आज ही। और अगर ताऊ ने मना किया तो मैं तन्मय भैया को फोन करूंगी, वो मुझे गाड़ी दिला देंगे। गुड्डू की ऐसी जिद देख पिता को भी आशंका हो गई कि कुछ बात हुई है, तो उसे समझाने लगे। गुड्डू के बात हो गई वो बता, और तन्मय को बोलने की जरूरत ना से। मैं आऊ हूँ रणदीप ने लिख के, वहां आकर बात करेंगे। ठीक है, कहकर गुड्डू कॉल डिस्कनेक्ट करती है। डियर लिसनर, इस कहानी को आपका प्यार देने के लिए और आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।